लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी वो हमारी डिस्कशन रुकी थी, हमने जो की थी वो ये थी कि हमारे पास मशीन लर्निंग है, कन्वेंशनल मशीन लर्निंग है, तो हमें डीप लर्निंग की ज़रूरत क्या है। तो उसके ऊपर जो प्रॉब्लम अराइजेज हुए थे, सबसे पहला एक डिफरेंस हमारे पास आता है कि हमें मशीन लर्निंग के मॉडल्स जब हम ट्रेन कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके देने पड़ते हैं, पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट कुछ हद तक हमें करके देने पड़ते हैं, बाकी काम मशीन लर्निंग का मॉडल करता है, खुद करता है। लेकिन डीप लर्निंग के मॉडल को सिर्फ हमने डाटा देना है, वो फीचर एक्सट्रैक्शन, पैटर्न रिकग्निशन खुद करता है उस डेटा के ऊपर। तो एक मेजर डिफरेंस है कि मशीन लर्निंग के अंदर आपको पैटर्न एक्सट्रैक्शन या फीचर एक्सट्रैक्शन करके देनी होती है, डीप लर्निंग के मॉडल्स जो हैं ये काम खुद करते हैं। दूसरी चीज़ आपके पास ये आई थी कि कन्वेंशनल मशीन लर्निंग के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि उसके साथ आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम कर सकें लार्ज अमाउंट में, आप उसके साथ ऐसे डेटा पे काम कर सकें जिसकी जो हाई डायमेंशनल डेटा हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑडियोज़ का डाटा है, आपके पास वीडियोज़ का डाटा है, आपके पास इमेजेस हैं, ठीक है, आपके पास लेट्स से जेनेटिक डाटा है। अब उनमें डायमेंशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग है वो उस तरह से काम नहीं कर सकती। काम कर भी जाए, लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कि आप कोई एक बंदा आता है हमारे पास, सर मेरा एक मॉडल है, मैंने बनाया है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर, लेकिन ये काम कर रहा है, ये मुझे रिजल्ट्स दे रहा है, तो उसकी भी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये हैं कि वो काम करेगा, आप डिसीजन ट्रीज यूज़ कर लें, आप ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज़ कर लें, वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक जाएंगे, एक सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा को हैंडल करेंगे, उसके बाद उनके रिजल्ट्स में मज़ीद इंप्रूवमेंट्स नहीं आएंगी। आपको उससे फर्दर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर पे जाना पड़ेगा जो आपको इनेबल करे कि आप सबसे पहली चीज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकें, कॉम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ फीचर्स, कॉम्प्लेक्स फीचर्स को आप जो है वो टैकल कर सकें, और आपकी जो कंप्यूट है वो भी एक रीज़नेबल अमाउंट पे रहे, ठीक है। हमारी क्योंकि हमने कंप्यूट, हमारे पास एक सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना एक लिमिटेशन है, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें जो हम करना भी चाहते हैं या जिनके बारे में हमें नॉलेज भी है, लेकिन हम बाउंड हैं कंप्यूटेशनल पावर की वजह से। तो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करता हूँ, ठीक है जी। तो ये एक रीकैप था कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ये हम इसको हम कवर कर चुके हैं। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ कन्वेंशनल एमएल जो है मशीन लर्निंग, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक जो पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया था कि डीप लर्निंग के अंदर आपके पास तीन चीज़ें ही चल रही हैं, आपके पास डेटा चल रहा है, आपके पास कंप्यूट चल रही है, आपके पास एल्गोरिदम चल रहे हैं, कि आपको ये चीज़ें चाहिए और यू आर गुड टू गो विद डीप लर्निंग, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने बात की थी फरहान न्यूरल नेटवर्क्स पे। तो न्यूरल नेटवर्क्स पे आप जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि इंट्रोडक्शन दें। जी, तो हमारे पास जो डीप लर्निंग के पर हम लोग जब मूव करते हैं मशीन लर्निंग से, तो बेसिकली जो सबसे मेजर जो चीज़, जो एल्गोरिदम है जिसकी बेस पे आजकल के सारे स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशंस बेस करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स का भी आपने नाम सुना होगा काफ़ी दफ़ा, वो इसके ऊपर बेस करता है उसको। वो बेसिकली जो चीज़ है वो न्यूरल नेटवर्क है, उसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, वो भी हम थोड़ा सा उसके ऊपर टचअप दे देंगे। लेकिन जो बहुत इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक न्यूरल नेटवर्क है, जिसके ऊपर आजकल की सारी जनरेटिव एआई कह लें आप, ट्रेडिशनल हमारे पास जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स है, डीप लर्निंग के मॉडल्स है, वो सारे इसके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका एक तो मतलब आपको एक शॉर्ट सा एक मैं आपको एक इसका क्या लेंगे स्केलेटन काइंड ऑफ एक चीज़ बता देते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगेन और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको हम लोग डिटेल में बहुत बाद में कवर कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को ना तब तक क्लैरिटी हो जाए इन चीज़ों की। पहले बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो इनिशियली हमारे पास जो फर्स्ट थिंग एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर आती है वो होता है हमारे पास इनपुट लेयर्स, ठीक है। इनपुट लेयर बेसिकली एक सिंगल होती है, उसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। न्यूरॉन हमारे पास कह लें कि सबसे एक बेसिक कंपोनेंट है न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है। इसको मैं ख्याल से ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया होगा कि जैसे हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन से कनेक्ट होकर एक बना होता है, और जो थिंकिंग हम लोग करते हैं वही बेसिकली इसका हमारे पास कह लें कि इस न्यूरल नेटवर्क का एक आइडिया होता है। इसके अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं और सारे एक दूसरे से कनेक्ट हुए होते हैं। अगर न्यूरॉन की मज़ीद बात की जाए ना, तो इसको इन शॉर्ट आप समराइज़ करके ये कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन एक कंप्यूटेशनल यूनिट है,
एक यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट जो कि एक कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा होता है, और जब आप इन तमाम न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर देते हैं तो न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बन जाता है जिसे आप कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो ये इसकी बिल्कुल एक सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन आप कह सकते हैं वो ये बनती है। तो आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग जिस तरह से आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इनपुट लेयर्स हैं, ऑब्वियसली आपने एक न्यूरॉन को इनपुट देने हैं। उस इनपुट में मेरा सवाल है कि क्या जाएगा, कि एक न्यूरल नेटवर्क को इनपुट के तौर पे आप लोग क्या चीज़ देंगे जिसके ऊपर वो कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा। ये मिसाल के तौर पर आपने एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना है, बेसिक एग्जांपल जो हमारी चल रही है कैट्स एंड डॉग्स वाली कर लें। उस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन होने के लिए दो डिफरेंट इमेजेस में डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिनको हम कहते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है? कैट के कान कैसे होंगे, आइज़ कैसी होंगी, उसकी मुस्टैच कैसी होंगी, उसकी टेल कैसी होगी, उसका फर कैसा होगा, उसका बॉडी पैटर्न कैसा होगा, उसका हाइट कैसी होगी, उसके पॉज कैसे होंगे। इसी तरह डॉग के साथ है, डॉग के डिफरेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं। तो जब आप कोई इमेज दे रहे हैं, कोई डाटा दे रहे हैं, उस डाटा को अगर मज़ीद लेके जाए तो आप कोई इमेज दे रहे हैं, उस इमेज के अंदर मज़ीद जाए तो आप उस इमेज के फीचर्स या उस फीचर्स को दे रहे हैं या फीचर डेटा दे रहे हैं। स्ट्रक्चर डेटा में बात करें तो आप उसके अंदर बेसिकली फीचर्स ही एज एन इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको, इस न्यूरल नेटवर्क को इनपुट देंगे कुछ फीचर्स, ठीक है, जिसको ये लेगा इनपुट लेयर में और आगे फर्दर हिडन लेयर्स में पास कर देगा, जहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और वो कैलकुलेशन आगे पास ऑन होती जाएगी। एक न्यूरॉन ने कैलकुलेशन की, वो अगली लेयर के न्यूरॉन को वो कैलकुलेशन ट्रांसफ़र कर देगा और वो न्यूरॉन पिछली तमाम, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हिडन लेयर का फर्स्ट वाला न्यूरॉन अगर आप लोग देखें तो उसके अंदर, ये मेरा पॉइंटर इस जगह पे है, हिडन लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन है, इसके पास पिछली लेयर के तीनों न्यूरॉन्स की आउटपुट आ रही है। पिछले लेयर के तमाम जो न्यूरॉन हैं उनकी आउटपुट इसके पास आ रही है। तो ये पिछले तमाम न्यूरॉन्स की आउटपुट लेगा, उनको कैलकुलेट करेगा और आगे पास कर देगा, ठीक है। इस तरह से इंफॉर्मेशन कैलकुलेट होकर आगे से आगे नेक्स्ट लेयर में पास होती रहती है और एट द एंड हमारे पास आती है आउटपुट लेयर, जहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होके हमें मिलती है, जिसकी बेसिस के ऊपर एक न्यूरल नेटवर्क डिसीजन करता है क्या ये कैट है, क्या ये डॉग है या नॉन कैट है, ठीक है जी। जी, और एक और चीज़ मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको जो इमेज दिखाई गई है ये बेसिकली बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये एक आपको हिडन लेयर दिख रही है तो एक है, हमारे पास बीच में और काफ़ी ज़्यादा लेयर्स होती हैं। इनफैक्ट हमारे पास इनपुट लेयर और हिडन लेयर के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स आती हैं, ठीक है। तो ये इसका काफ़ी लंबा और बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन इन अ नटशेल अगर मैं बात करूँ, समरी में बात करूँ, तो तीन चीज़ें ही इसके अंदर होती हैं: इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स और एक आउटपुट लेयर। बिल्कुल, ओके। तो ये एक आपके सामने एक डायग्राम डाली हुई है जस्ट फॉर द सेक आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बेहतर हो जाए कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर कैलकुलेशंस हो रही होती हैं और वो कैलकुलेशंस आगे इस तरह से पास ऑन हो रही होती हैं नेक्स्ट लेयर्स के अंदर। इसमें अब आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, श्योरली बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये अराइज हो रहा होगा कि कुछ न्यूरॉन्स इसमें एक्टिव हो रहे हैं, कुछ वाइट शो हो रहे हैं, कुछ वाइट शो नहीं हो रहे, ऐसा क्यों है? ये आप लोगों का सवाल है, ये आप लोगों ने सर्च करके आना है कि ऐसा क्यों हो रहा है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ठीक है जी। ओके, फर्दर अगर हम आगे मूव करें तो आप लोगों के लिए, रिसर्च के लिए, कि आप लोगों को साथ साथ हम लोगों ने रिसर्च भी सिखानी है, चीज़ों को सर्च करना सिखाना है कि अगर आपको सिंपल एक टास्क दे दिया जाए, एक चीज़ का, एक कॉन्सेप्ट का नाम बता दिया जाए जस्ट, तो आप लोग किस तरह से उसको इन डिटेल पढ़ के आएँ, उसके ऊपर एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करके आएँ, उसकी आर्किटेक्चर को पढ़ के आएँ, उसकी डायग्राम को अंडरस्टैंड करके आएँ। तो आप लोगों के लिए हमने ना कुछ न्यूरल नेटवर्क्स की डायग्राम्स ऐड की हैं और उसके अंदर कुछ टर्म्स साथ मैंशनड है। तो ये 2 स्लाइड्स के ऊपर आप लोगों के साथ जब शेयर होंगी, इसके अंदर ना न्यूरल नेटवर्क्स की टाइप्स मौजूद हैं। तो इनको आप लोगों ने इन पे सर्च करनी है, कौन सी टाइप है, क्या करती है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एंड सो ऑन। जितना आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोगों के लिए पॉइंटर्स डालते जा रहे हैं, चीज़ों को पॉइंट करते जा रहे हैं कि ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। ऑब्वियसली हमारे पास जो टाइम है वो इतना लिमिटेड है कि हम हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते, बट कोशिश ये करते हैं कि हर चीज़ आपको बता ज़रूर दें कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अपने हिस्से का काम करके आएँ और उस पर करते रहें, डटे रहें,
ठीक है जी। ये एक और टाइप है और ये बेसिकली इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क उस न्यूरल नेटवर्क की टाइप है। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो इमेजेस के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इमेजेस के लिए ये स्पेशलाइज्ड न्यूरल नेटवर्क्स हैं। इनको आगे चल के हम लोगों ने इन डिटेल इन डेप्थ इन पे डिस्कशन करनी है। इनको हमने एग्जीक्यूट करना है, नोटबुक्स आएंगी, कोड होगा, सब कुछ आप लोगों के सामने होगा कि कैसे हो रहा है। अभी ये ख़तरनाक सी डायग्राम देके आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने पढ़ के आना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप जब आप किसी को ये बताएं कि हमने होप टू स्किल का कोर्स किया है, तो नेक्स्ट अगर वो आपसे कोई सवाल करता है तो आपके फिंगर टिप्स पे उसका जवाब होना चाहिए कि हमने ये चीज़ पढ़ी है, इसका ये जवाब है, हमने ये चीज़ पढ़ी है, इसका ये जवाब है, इससे ये चीज़ बन सकती है और इस मॉडल को हम यहाँ लगा सकते हैं, ये बना सकते हैं। आप लोगों की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्टूडेंट जब बताता है कि मैं स्टूडेंट हूँ तो फिर उसने ये भी बताना है कि मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा। हमने लास्ट काफ़ी लेक्चर्स पहले हमने कैट और डॉग की एग्जांपल की थी, तो बेसिकली वो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम था। आप समझे कि उसी का ही न्यूरल नेटवर्क है, उसी का आर्किटेक्चर है सारा, ये काम वही कर रहा होगा बेसिकली। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ और अब एक डिस्कशन ये करते हैं कि अभी तक क्या हुआ है और अब क्या करने लगे हैं। अभी तक हमने आपको मशीन लर्निंग, डेटा विजुलाइजेशन, ये तमाम कॉन्सेप्ट आपको दे दिए। आगे जो चीज़ें होने वाली हैं वो ये है कि हम लोग ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को डीप लर्निंग के बारे में जितना मैक्सिमम पॉसिबल नॉलेज ट्रांसफ़र आप लोगों को कर सकते हैं वो हम लोग आपको करें। उसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम पहले टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे। जब टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस कर लेंगे तो उसको रिलेट करेंगे कि ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर किस तरह से काम कर रही होती हैं। तो अभी आप लोगों ने फोकस करना है प्रॉपरली कि वो जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस हो रही है वो क्या है। सबसे पहले ये देखें कि आपको पता चल गया कि एक न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होता है। अगला सवाल आता है ये ट्रेन कैसे होता है, ट्रेनिंग कहते किसको हैं। एक सिंपल सा जवाब ये है कि हम मॉडल को डाटा देते हैं, मॉडल डाटा को बार बार देखता है, बार बार देखने के बाद देखता है कि टेस्ट करता है अपने आप को कि क्या मैं इसको ठीक से प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा तो वो ट्रेनिंग उसकी चलती रहती है। एट द एंड जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो हम उससे टेस्ट लेते हैं, बिल्कुल जिस तरह हम एक बच्चे का टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, सारा साल उसको पढ़ाते हैं, डेटा दिखाते हैं, छोटे छोटे क्लास में टेस्ट होते हैं और उसके बाद हम उसका एग्ज़ाम लेते हैं कि वाकई ही बच्चे ने ये चीज़ ठीक कर ली है या नहीं कर पाता तो फेल कर देते हैं, कर लेता है तो पास कर देते हैं। इसी तरीके से अगर मॉडल आपकी जो इवैल्यूएशन है उसमें पास हो जाता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव कर लेता है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पास कर जाता है, तो आपका वो मॉडल जो है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक वेग सी बात है, हमने डाटा दिया वो ट्रेन हो गया। अब ये जो वर्ड है ना ट्रेन होना, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं आपसे कहूँ कि एक पायलट एक जहाज़ उड़ाता है तो क्या वो बैठ के बस एक बटन दबा देता है और जहाज़ चलता रहता है? उसके पास आप लोगों ने अगर पिक्चर्स देखी हो तो बहुत बड़ा एक पैनल होता है जिसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं, बहुत सारी नॉब्स होती हैं, थ्रॉटल्स होती हैं, जिसको उसने चेक करना होता है कि क्या ये रिक्वायर्ड सर्टेन वैल्यूज़ के ऊपर एडजस्टेड है टू बी एबल टू मेक द प्लेन फ्लाई। ठीक है, इसी तरीके से जो न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग है उसके लिए भी आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या ये चीज़ें उस तरह से सेट हैं कि हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाए। अब वो चीज़ें क्या हैं? उन चीज़ों को कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? हाइपर पैरामीटर्स। अब आपने यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। वो कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि सर हमने एक वर्ड पढ़ा था पैरामीटर, अब आ गया है हाइपर पैरामीटर, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए दोनों में सिंपल सा फ़र्क है। पैरामीटर्स वो चीज़ें होती हैं जो मॉडल ट्रेनिंग के दौरान लर्न करता है और उसके अंदर आती हैं। हाइपर पैरामीटर वो चीज़ें हैं जो आपने ट्रेनिंग से पहले सेट करनी होती हैं ताकि मॉडल ट्रेन हो सके। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है कि लेट्स से अगर आप एक केक बना रहे हैं, केक बेक कर रहे हैं, तो आपके पास जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं
और उसकी क्वांटिटीज़ है वो उसके पैरामीटर्स हैं। लेकिन उसकी जो दूसरी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ओवन कौन सा यूज़ करना है, कितने टेम्परेचर पे यूज़ करना है, कौन सा पैन यूज़ करना है, ये आपके हाइपर पैरामीटर हैं। कि अगर आपने ये हाइपर पैरामीटर गलत चूज़ किए, आपने पैन गलत चूज़ कर लिया, आपने हीट गलत टेम्परेचर की यूज़ कर ली, तो क्या होगा, आपकी जो आउटपुट है, जो आपका केक है, वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स चाहे आपके जितने मर्जी अच्छे हों, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो आपके हाइपर पैरामीटर पे डिपेंडेंट है कि आप कितना आइडियल टेम्परेचर सेलेक्ट कर रहे हैं, कितना आइडियल उसके लिए पैन सेलेक्ट कर रहे हैं, कितनी आइडियल आपने उसकी जिसे कहते हैं उसको ड्यूरिंग बेकिंग आपने उसको चेक किया है, रोटेट किया है, जो भी आप लोग उसके लिए करते हैं। तो हाइपर पैरामीटर्स की ये इंपॉर्टेंस है कि अगर आपके हाइपर पैरामीटर ठीक नहीं है तो आपका न्यूरल नेटवर्क कभी भी ट्रेन नहीं होने वाला। बहुत मेजर कॉन्सेप्ट में आता है। आज के जो कॉन्सेप्ट हैं ये समझ लें कि जिसके ये कॉन्सेप्ट वीक होंगे उसको अगले हर लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? अगले हर लेक्चर के अंदर यही तमाम हाइपर पैरामीटर डिस्कस होंगे कि हम न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे हैं, हमने ये वाली, हमने लर्निंग रेट ये रखा है, हमने एक्टिवेशन फंक्शन ये रखा है, हमने हिडन लेयर्स इतनी रखी हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आज इस पर टाइम लगाएं, सीखें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं, सबसे पहले लर्निंग रेट पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लें कि एक स्टूडेंट आपके पास है और एक स्टूडेंट आपके पास आया है और उसने लेट्स से 10th क्लास पास करनी है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है उसको पढ़ाने की। एक ऑप्शन ये है कि आप उसको कहेंगे बेटा ये बुक है, आधी का टेस्ट कल होगा, आधी का टेस्ट परसों होगा, ठीक है। और एक तरीका यह है कि आप उसको हर वीक में एक चैप्टर पढ़ाएंगे और जैसे ही आपकी बुक के तमाम चैप्टर्स कंप्लीट होंगे आप उसका देन टेस्ट लेंगे। क्या चीज़ है कि आप एक मॉडल को कितनी क्विकली लर्न करवाना चाहते हैं, कितनी क्विकली लर्न करवाना चाहते हैं कोई भी चीज़, वो आपका लर्निंग रेट होता है। इसको अब आपने ये बात इतनी आपने ज़हन में रखनी है। इसके साथ मैं एक चीज़ अटैच करता हूँ, एक सवाल करता हूँ आप लोगों से। वो सवाल यह है कि हम लोग मॉडल तो ट्रेन कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल अच्छा ट्रेन हुआ? आप लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है, आप लोगों ने वो यूज़ करने हैं। क्या स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है? आप लोगों का एक गोल है, एक लफ्ज़ है लॉस। आप लोगों ने लॉस बिल्कुल मिनिमम रखना है। क्या करना है? लॉस बिल्कुल मिनिमम रखना है। अब ये लॉस क्या चीज़ है और मिनिमम कैसे रखना है? फिर ये सवाल आ जाते हैं। लॉस को बस एक इस तरह समझ लें कि एक पेनल्टी है। पेनल्टी ये है कि जब मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना, तो साथ साथ अपनी इवैल्यूएशन भी कर रहा होता है कि उसने जब इमेज देखी तो उसी के साथ वो ना देखता है कि ये इमेज कैट की है, ये डॉग की है, ये इमेज कैट की है, ये डॉग की है। तो उसके साथ वो अपना एक ट्रेनिंग लॉस जनरेट कर रहा होता है। ट्रेनिंग लॉस कैसे जनरेट हो रहा होता है कि वो इमेज को साथ साथ ना कोशिश करता है प्रेडिक्ट करने की, ये मैं ठीक ट्रेन हो रहा हूँ या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि आप लोग टेबल्स याद करते हैं बचपन में, बच्चे बहुत ज़्यादा, तो वो टेबल याद करने के बाद क्या करते हैं, कॉपी पे हाथ रख लेते हैं या अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं और फिर दोबारा टेबल को चेक करते हैं, या रैंडमली बीच में किसी भी उसके ऊपर उंगली रख ली, हाथ रख लिया, उसको छुपा लिया और फिर गेस करते हैं कि 5 6 कितने हुए। ये एक रैंडम आप अपना टेस्ट ले रहे होते हैं। इसी तरीके से मॉडल भी कर रहा होता है बीच में। तो उसकी बेसिस के ऊपर जितनी गलत प्रेडिक्शन मॉडल करेगा ना उस दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, तो क्या होगा, उसको पेनल्टी पड़ती जाएगी। उस पेनल्टी को हम कहते हैं लॉस। आपका ये गोल है कि ट्रेनिंग के दौरान मॉडल को कम से कम पेनल्टी पड़े, विच मीन्स कम से कम लॉस हो और आपका मॉडल अच्छा ट्रेन हो रहा है। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आएंगे बाद में, बाद की बात होती है। लॉस वाली बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो उसके साथ मैंने एक दूसरी चीज़ बताई थी, वो क्या थी? लॉस के साथ दूसरी एक चीज़ ये है कि सवाल है, बल्कि ठीक है हमारा गोल हो गया, हमने ऑप्टिमाइज़ करना है, लॉस 0 पे लेके जाना है, लेकिन ये लॉस 0 पे जाएगा कैसे जाएगा? इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। मैंने तो आपको बता दिया कि मॉडल देख रहा होता है और उसको पेनल्टी पड़ रही होती है,
और वो अपने आप को उससे अवॉइड करने के लिए ठीक करता है, लेकिन कैसे करता है, ये अगला सवाल है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, मैं आप लोगों के साथ अगेन स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेडियंट डिसेंट का, ठीक है। नाम पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान, डिसेंट का मतलब होता है उतरना। आप लोगों का सिंपल एक गोल है कि ढलान से नीचे उतरना है। ये बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर बात की जाए। अब इसका मतलब क्या है हमारे कॉन्सेप्ट के साथ, डीप लर्निंग के साथ, क्या इसका ताल्लुक है? तो इसका ताल्लुक ये है, बल्कि इमेजिन करें अपने दिमाग में कि आप एक वैली में मौजूद हैं। उस वैली में 2 पहाड़ हैं, बीच में वैली है। आप एक पहाड़ पे खड़े हुए हैं और आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा। आपको सिर्फ ये पता है कि मैं वैली में खड़ा हूँ, मैं एक पहाड़ पे खड़ा हूँ, सामने दूसरा पहाड़ है, बीच में वैली है। और आपको ये कह दिया जाए कि आपने बिना देखे, आपकी आंखें काम नहीं करती, सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए, और आपने नीचे उतरना है, लोएस्ट पॉइंट पे जाना है वैली के, जितना आप लो लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? आप अपनी फीलिंग के साथ कि जहाँ पे मुझे ढलान महसूस हो रही है, मैं उतरना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और आप जब उतर रहे होंगे तो आपकी कुछ स्टेप्स की रफ्तार होगी, मतलब कुछ लोग जैसे चल रहे होते हैं तो बड़े बड़े स्टेप्स लेके चलते हैं, कुछ दरमियाने स्टेप्स लेके चलते हैं, कुछ छोटे छोटे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये डर है कि मैं गिर जाऊंगा तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल रहे होंगे, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा नीचे जाने में। ऐसे ही है। तो मैंने आपसे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, लॉस को मिनिमम रखने का, तो लॉस मिनिमम इस तरह से होता है कि वो जो पहाड़ी से जब आप नीचे आएंगे ना, लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, वो लोएस्ट पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे लॉस मिनिमम है, यहाँ पे लॉस मिनिमम है। तो जो आपके पास ग्राफ नज़र आ रहा है, उस ग्राफ के अगर आप देखें तो जितना आप नीचे आते जाएंगे, लोएस्ट पॉइंट पे आएंगे ना, वो लोएस्ट पॉइंट आपका लॉस है, मिनिमम लॉस। तो आपने लॉस को क्या करना है? मिनिमम करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने कितनी स्पीड से लॉस को कम करना है। मतलब इसको इस तरह से, अगर अदर वर्ड्स में मैं बात कर लूँ, जितनी स्पीड से आपका मॉडल ट्रेन हो रहा होगा, लर्न कर रहा होगा, उतनी स्पीड से आपका लॉस जो है वो आप ज़ीरो लॉस की तरफ जा रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ी से लर्न कर रहे हैं तो फिर आप उस पॉइंट से क्रॉस करके आगे चले जाएंगे। तो आपको एक मीडियम लेवल की जो स्पीड है वो बरकरार रखनी है कि आप उस पॉइंट पे पहुंचे जो आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिसे पॉइंट कहते हैं मिनिमा। मैथमेटिक्स की ज़बान में इसको कहते हैं मिनिमम पॉइंट या मिनिमा। तो जो आपके स्टेप्स हैं चलने वाले, वो आपका लर्निंग रेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्टेप्स लेंगे तो क्या होगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखें, और मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ आप लोगों को ताकि नज़र आ जाए। ये देखें, हमारे पास 3 केसेस हैं। आपको जो सबसे पहली टू लो वाली है, अगर आपके लर्निंग रेट, आपके स्टेप्स बहुत छोटे होंगे तो क्या होगा, आपको जो उस लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने एक मॉडल ट्रेनिंग पे लगाया, ट्रेनिंग पे लगाने के बाद हुआ ये कि जैसे जैसे आप उसको डाटा देते जा रहे हैं तो वो डाटा के अंदर जो कैलकुलेशंस है ना, कैलकुलेशंस जो हो रही हैं और जो लर्निंग हो रही है वो बहुत स्लो हो रही है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ले लें कि एक बच्चा इतना ज़हीन है कि वो एक दिन में सारी बुक याद कर रहा है, एक बच्चा इतना डल है कि वो एक साल में एक किताब याद कर रहा है। तो अगर ये मॉडल के साथ अगर आप केस ले लें तो एक मॉडल जो एक साल में ट्रेन हो रहा है और सेम रिजल्ट दे रहा है और एक मॉडल एक दिन में ट्रेन हो रहा है और सेम रिजल्ट दे रहा है, तो आपकी कॉस्ट डिफरेंस कितना ज़्यादा हो गया। तो आपने इस चीज़ को इस तरह से देखना है। दूसरी चीज़ आपके पास मिडिल में जो बिल्कुल जो टू लो वाला है ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, एक चीज़ ऐड अप कर देता हूँ कि अगर आपका जो कह लें कि लर्निंग रेट या स्टेप साइज़ है बहुत कम है, इवेंचुअली आप अपने उस जगह पे तो पहुंच जाएंगे, उस पॉइंट पे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारे पास टाइम का तो चले ठीक है, वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है ना हमारी, मतलब कि लेट्स सपोज हमारे पास अगर हमें 300 स्टेप्स लगने थे, वहाँ पे शायद हमें 600 स्टेप्स लग रहे हों, हमारे कदम जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। और ये बिल्कुल जिस तरह ये बात कर रहे हैं, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, कि ये चीज़ आगे चल के हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये कैसे एक्चुअली
इन रियलिटी हो रही होती हैं। आपको अभी फर्दर आगे चल के दिखाते हैं प्लीज़। आप स्टार्ट करें, ठीक है। राइट से स्टार्ट कर लें। लास्ट जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है टू हाई वाली, इसमें क्या है कि अगर आपके स्टेप्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप एक हाई पॉइंट से दूसरे हाई पॉइंट पे जा रहे हैं लेकिन आप मिनिमम पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पा रहे, ठीक है। जो कि आपका एक्चुअल गोल है कि आपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंचना है, मिनिमम हाइट पे जाना है, वो आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? आपका स्टेप बहुत हाई है। एक स्टेप लेंगे नेक्स्ट पहाड़ी पे, दूसरा स्टेप लिया वापस पिछली पहाड़ी पे, और इसी तरीके से आप बैक एंड फोर्थ मूव करते रहेंगे। लेकिन मॉडल तो हमारा ट्रेन तब होता है जब वो लोएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाता है, और इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। कि आपका मॉडल कन्वर्ज हो गया है एक सिंगल मिनिमम वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो आपका मॉडल कभी भी कन्वर्ज नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम आपके पास है, एक डायग्राम के अंदर आपके पास कन्वर्जेंस हो रही है, एक के ऊपर आपके पास डाइवर्जेंस हो रही है। कन्वर्जेंस वाली देख लेते हैं कि उसके पास आपके पास एक रेड पॉइंट है और वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप लोएस्ट पॉइंट पे जा रहा है। डाइवर्जेंस की बात करें तो व्हेन यू आर टेकिंग टू लार्ज स्टेप्स, आपका लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका मॉडल उस ऑप्टिमल पॉइंट तक पहुंचने के बाद क्रॉस कर जाएगा और बैक आएगा, देन क्रॉस कर जाएगा, देन बैक आएगा। अब यहाँ पे एक सवाल करेंगे बच्चे कि सर बैक क्यों आएगा, उसने तो आगे मूव करना था ना। उसने मूव लोएस्ट पॉइंट पे करना था, चाहे वो आगे चला जाए वो वापस आएगा टुवर्ड्स लोएस्ट पॉइंट। क्यों? गोल है लोएस्ट पॉइंट की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। क्यों? उसका स्टेप इतना बड़ा है कि वो लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाता है हर दफ़ा। सो आगे फर्दर हम मूव करते हैं एंड ओके, ऑब्वियसली हमें टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लर्निंग रेट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। आगे बैच साइज को डिस्कस करने से पहले ना एक चीज़ आप लोग सोच लें, वो ये कि आपने एक मॉडल ट्रेन करना है और आपके पास उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए मिसाल के तौर पर 1,00,000 तस्वीरें, 1,00,000 इमेजेस हैं ऑफ कैट्स और 1,00,000 इमेजेस हैं ऑफ डॉग्स। क्या आप ये तमाम की तमाम इमेजेस एक ही दफ़ा अपने न्यूरल नेटवर्क को पास कर सकते हैं? इसका मतलब ये होगा कि आप ये तमाम 2,00,000 पिक्चर्स एक ही टाइम में, एक ही गो में अपनी मशीन के ऊपर, अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर या जिस पे भी आप ट्रेन कर रहे हैं वो लोड करते हैं इतना बड़ा डेटा। क्या ये पॉसिबल है आप लोगों के लिए? ये पॉसिबल नहीं है फॉर नाउ। मे बी इन फ्यूचर हम इस तरह का काम कर सकें, हमारे पास इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर आ जाए तो हम कर सकते हो। लेकिन जब हमारे पास ये नहीं है तो हमने स्मार्ट सोल्यूशन निकालना है। तो हमने सोल्यूशन ये निकाला कि बजाय कि हम पूरा डाटा एट अ टाइम दें, हम डाटा को डिवाइड कर देंगे बैचेस में, चंक्स में, जिसको हम स्पेसिफिकली डीप लर्निंग की टर्म में कहते हैं बैचेस, बैच साइज। फिर यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है बैच साइज का कि आपने डाटा को बैचेस में तो डिवाइड किया लेकिन आपने बैच साइज कितना बनाया। मिसाल के तौर पर आपके पास समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास स्ट्रक्चर डाटा और उसमें 1000 रोज़ है, लेकिन आपके पास लिमिटेशन ये है कि 1000 रोज़ आप एट अ टाइम नहीं दे सकते। तो आप बैचेस में डिवाइड करते हैं, 10 बैच बना देते हैं 100 रोज़ की। हर बैच में 100 रोज़ का डाटा आपके पास आ जाएगा। तो अब आपका बैच साइज क्या हो गया? 100, और टोटल बैच कितने हो गए? 10। पूरा डाटा आपका कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये बैच साइज का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने का मकसद क्या है? डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब आप मॉडल की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो बैच साइज को देखने के लिए ना आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आपने बैच साइज कितना रखना है। क्योंकि बैच साइज एक ऐसा हाइपर पैरामीटर है कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही किस्म का बैच साइज हम आपको कहते हैं कि ये बैच साइज आप हर किस्म के मॉडल पर रख सकते हैं। नहीं, ये डिपेंड करता है आप जिस हार्डवेयर पे अपना मॉडल ट्रेन कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है। अगर तो वो बहुत अच्छा हार्डवेयर है, उसमें आप ज़्यादा डाटा लोड कर सकते हो, तो आप बैच साइज़ बड़ा रख लेते हैं। अगर आपके पास मशीन छोटी है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डाटा देते हैं, वो ट्रेन कर देगी, लेकिन टाइम लेगी ऑब्वियसली। दूसरा, आप ये देखते हैं कि आपका एल्गोरिदम कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप ये देख रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बात बता देते हैं, एक बड़ा मॉडल ट्रेन करना है, उसमें 70 बिलियन पैरामीटर्स हैं, साथ उसका डेटा भी होगा ऑब्वियसली इतना ज़्यादा। एक मॉडल है जिसमें सिर्फ 7 बिलियन पैरामीटर्स हैं और उसका डेटा थोड़ा है। तो
आपकी जो मशीन है उसके अंदर आपने वो पूरा मॉडल भी ट्रेन हो रहा है, तो उस वो जो 7 बिलियन पैरामीटर्स हैं उसको भी उसने अपने अंदर स्टोर करना है, उसने डेटा को भी स्टोर करना है, ठीक है। और छोटे डेटा के अंदर भी, छोटे मॉडल के साथ भी होगा कि उसके पैरामीटर्स को भी उसने अपने अंदर स्टोर करना है, उसने डेटा भी देखना है। फॉर एग्जांपल आप ये काम करते हैं कि आप मेमोरी को देखते हुए डिसीजन लेते हैं कि हम ये बैच साइज रख लेते हैं, ये मशीन में लोड हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम जब वो मॉडल ट्रेन हो रहा होगा ना, उसके जब नंबर ऑफ पैरामीटर्स जैसे ही एग्जीक्यूट होने की तरफ वो जाएगा तो वो मेमोरी फुल हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। क्यों? आपने ये भी देखना है कि आगे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स इतने ज़्यादा मेरे पास आएंगे वो उनकी स्पेस कहाँ पे है। तो ये डिसीजन, ये चीज़ें हम आपको बताते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें स्लाइड्स में होंगी, कुछ चीज़ें स्लाइड्स में नहीं होंगी, तो स्लाइड्स पे नहीं रहना, सिर्फ हमारी बातों पे भी नहीं रहना। हम जो बता रहे हैं उसमें कुछ सिर्फ टर्म्स भी होंगी, उनको भी नोट डाउन करें। हर लेक्चर में, हर वीक में कोशिश ये होती है कि आपको ये इस चीज़ के ऊपर बार बार पॉइंट आउट करें। क्यों? हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, भूल जाते हैं, बुरी आदत होती है भूल जाने की, कि एक चीज़ आ रही है बस गुजर गई वक्त, आप उस वक्त आपके सामने से, और ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जब आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है तो उस टाइम बहुत अच्छा समझ में आ भी जाता है बाज़ औक़ात, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चीज़ भूल जाती है, टर्म भूल जाती है, क्या पढ़ी थी टर्म, ठीक है। नोट डाउन किया करें, लिखा करें ज़रूर। और दूसरा, जी जी, हमारे पास क्वेश्चन आया है हमारे फिज़िकल स्टूडेंट्स की तरफ से कि हर मॉडल के लिए बैच साइज फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक मॉडल की बात करें, जो आप एक किसी मॉडल पे काम करें, तो उसके लिए आप बैच साइज पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक नॉर्मल बैच साइज से स्टार्ट करते हैं कि ये बैच साइज में रखूं, अगर उस पर मॉडल काम कर जाता है तो आप बैच साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। बेसिकली बैच साइज से होता क्या, देखें, बैच साइज इज ऑल अबाउट कि आप कितनी क्विकली अपने मॉडल को अपना सारा डाटा दे सकते हैं, ठीक है। बैच साइज आपका बड़ा होगा तो आपका लार्जर डाटा, कम आइट्रेशंस में आप डाटा को दे देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने आपको 1000 रोज़ की एग्जांपल दी थी, अगर मैं उस डेटा को 20 बैचेस में डिवाइड कर दूं तो अब मेरे मॉडल को 20 आइट्रेशंस लगेंगी प्रोसेस करने में, और अगर मैं 10 बैचेस में डिवाइड करूं तो मेरे मॉडल को 10 आइट्रेशंस लगेंगी उस पूरा डेटा को देखने के लिए, ठीक है। तो आपने ये खुद इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कि आप आया कि आपकी हार्डवेयर इतना अच्छा है कि आप बड़ा बैच साइज रख सकते हैं, या आइदर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है मशीन के हवाले से तो आप बैच साइज छोटा रख लें। ऑब्वियसली उसके लिए आपको फिर इन सम केसेस टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ऐसा है कि आप मतलब जिस भी टाइप का प्रॉब्लम आप टैकल कर रहे हैं, हाँ। तो आप उस हिसाब से एक जनरल सा एक बैच साइज रख लेते हैं। अगर तो आपकी ट्रेनिंग सक्सेसफुल रह जाती है, मतलब कोड में कोई एरर नहीं आता, वैसे अगर आपका बैच साइज ज़्यादा हो ना तो आपके सीपीयू के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है और आपकी ट्रेनिंग इन बिटवीन स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, अगर तो सक्सेसफुल रहता है तो आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा ही करेंगे, कम नहीं करेंगे, ज़्यादा करके देख लेना। उससे ये कि ट्रेनिंग का आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। और बाय स्टैंडर्ड मींस कि आप अपनी सिचुएशन को देखते हुए एक आइडियल चीज़, एक आइडियल वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इतनी वैल्यू जो डेटा की है वो हम लोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल फर्दर जो है वो स्लाइड्स में लिखी हुई है। अगला कॉन्सेप्ट आ गया है नंबर ऑफ ईपॉक्स का। नंबर ऑफ ईपॉक्स, ईपॉक बेसिकली अगर मैं बात करूं एक ईपॉक क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि हमने मॉडल को डेटा दिया और मॉडल ने एक दफ़ा उस सारे डेटा को देख लिया, ये वन ईपॉक है। वन कंप्लीट राउंड ऑफ डेटा इज कॉल्ड वन ईपॉक, ठीक है। तो आपका मॉडल कितनी ईपॉक्स ले रहा है, कितनी आइट्रेशंस ले रहा है, कितने राउंड्स ले रहा है उस डेटा के ऊपर लर्न करने के लिए फीचर्स को, कि वो इस काबिल हो जाए कि जब हम उसको एक अनसीन पिक्चर दें उन्हीं फीचर्स के साथ वह प्रेडिक्ट कर ले कि ये कैट है या ये डॉग है, ठीक है। तो ईपॉक्स का कॉन्सेप्ट फिर रिपीट करता हूँ एक मिसाल के साथ। एक बच्चा एक दफ़ा में किताब पढ़ता है, एक दफ़ा उसने 1 बाय 1 सारी बुक, मतलब बेसिकली एक बुक पूरा एक कंप्लीट डेटा सेट है जो आप एक स्टूडेंट को देते हैं।
लेकिन आपको पता है कि बच्चे की कैपेसिटी इतनी नहीं है, हार्डवेयर कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो एट अ टाइम उस पूरी बुक को लर्न कर ले। आप उसको बैचेस में डिवाइड कर देते हैं जिनको आप कहते हैं चैप्टर्स। तो आप चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब आप चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर देते हैं तो पढ़ते पढ़ते आप एक दफ़ा आपने बुक कंप्लीट की। कुछ बच्चों को एक दफ़ा में पूरी बुक याद हो जाएगी, ठीक है। कुछ मॉडल्स ऐसे होंगे जो एक आइट्रेशन में, ऐसा होता नहीं है आइडियली, लेकिन मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि एक आइट्रेशन में उसने पूरा डेटा सेट के फीचर्स लर्न कर लिए कि हाँ इस डेटा सेट के अंदर ये फीचर्स हैं, मुझे अब इस फीचर से रिलेटेड कोई भी इमेज आएगी मैं उसको प्रेडिक्ट कर लूँगा। लेकिन आइडियली ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है, आपका मॉडल बार बार उस पूरे डेटा से गो थ्रू करता है, पूरे डेटा को देखता है, और उस पूरे डेटा से मुराद है ट्रेनिंग डाटा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि जब आप ट्रेनिंग पे लगा रहे हैं तो इससे पहले आपने डेटा के अंदर सेग्रीगेशन कर ली है, ट्रेनिंग डाटा, वैलिडेशन डाटा और टेस्ट डाटा, ये आप पहले ही कर चुके हैं। आइट्रेशंस किस पे हो रही हैं, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप एक बच्चे का बार बार टेस्ट सेशन लें और जो टेस्ट सेशन क्लियर करके गुजर के आता है, 2-3 दफ़ा आइट्रेशन कर लेता है एक बुक की, उसका नॉलेज कितना अच्छा होगा, उसकी प्रेडिक्शन, वो क्वेश्चंस को कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। और वो बच्चा जिसने जस्ट एक दफ़ा देखा हुआ है या सिर्फ 2 दफ़ा देखा हुआ है, वो भी इतनी अच्छी से नहीं देखा हुआ, उसके हाइपर पैरामीटर्स अच्छे नहीं थे, उस पर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं रखी गई, उसको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाए गए, उसके रिस्पॉन्स, उसके जो आंसर्स हैं, जो उसके जवाब हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। और आपका ये जो इपॉक्स का साइकिल चलता होता है ना, तो आप मतलब अगर आप कुछ मॉडल इन फ्यूचर ट्रेन कर रहे होंगे और आपने इन बिटवीन आइडिया लगाना है कि क्या वाकई मेरी ट्रेनिंग किसी फ़ायदे में भी हो रही है कि नहीं, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, कुछ लर्निंग हो रही है कि नहीं। तो हमारे पास हर इपॉक के बाद हमारे पास लॉस की कैलकुलेशन हो रही होती है। तो अगर आप ये पैटर्न नोट करें कि वो डिक्रीज़ नहीं कर रहा, उसी पॉइंट के अराउंड है या इनफैक्ट इंक्रीज़ कर रहा लॉस, तो इसका मतलब आपके कुछ पैरामीटर्स में कुछ ख़राबी है, आपके डाटा सेट में ख़राबी है, आपके कहीं पे प्रॉब्लम लाई कर रहा है। बिल्कुल। और जो मैंने आपसे बात की थी ना ग्रेडियंट डिसेंट की, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे किस तरह से लगता है, वो कॉन्सेप्ट इस तरह से लगता है कि हमने ये कहा था कि लॉस कम होना चाहिए, ठीक है। और तो ग्रेडियंट डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करता है राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। राइट डायरेक्शन किस तरीके से, जैसे ही आपका लॉस इंक्रीज होगा, ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट कहता है उस तरफ मूव करो जहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली आपको हेल्प आउट करता है राइट डायरेक्शन में जाने के लिए, राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए। उसके बाद आपकी जो फर्दर चीज़ें होती हैं वो ये कि आपका लर्निंग रेट, कि आपने एक ईपॉक की, एक ईपॉक के बाद आपने जब टेस्ट किया ख़ुद को कि मैं कितनी अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकता हूँ, तो उसमें आया कि नहीं, प्रेडिक्शंस अच्छी नहीं हो रही। तो अगर इसको रिलेट करें तो आप एक स्टेप लेते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं ऊंचाई की तरफ गया हूँ, मैं नीचे की तरफ नहीं गया, तो आप क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इसी तरीके से आप दोबारा आइट्रेशन करेंगे डेटा सेट के ऊपर, दोबारा प्रेडिक्शन करेंगे, अगर प्रेडिक्शंस ठीक होंगी फिर दोबारा प्रेडिक्शंस करेंगे, और इसी तरीके से आपका ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। डेटा के ऊपर गो थ्रू किया, टेस्टिंग हुई, प्रेडिक्शंस हुई, ठीक हुई, रिजल्ट्स आपके ठीक आए, पेनल्टी आपको नहीं पड़ी, आपका लॉस कम हुआ, देन आप फिर वही सेम स्टेप सेम डायरेक्शन में फॉलो करेंगे, ठीक है। और आपका जो काम है उसी तरीके से चलता रहेगा। जी जी, ठीक है। हमारे पास एक सवाल आया है कि सर ये जो ग्रेडियंट डिसेंट में स्टेप साइज़ है या लर्निंग रेट है, इसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, बेसिकली हमने कैसे रखना होता है। तो ये एक आपका इनिशियल गेस होता है या एक नॉर्मल वैल्यू होती है लर्निंग रेट की, और उसकी बेसिस के ऊपर आप इनिशियली मॉडल ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे मॉडल ट्रेन होता है और आप उसकी रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये लर्निंग रेट ठीक नहीं है या ज़्यादा है, आप उसको मज़ीद कम करते हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं ना, तो फिर इसके अंदर मज़ीद आगे फर्दर आते हैं वेरिएबल लर्निंग रेट के, कि आप मॉडल अपनी ट्रेनिंग को देखते हुए ख़ुद अपना लर्निंग रेट भी एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आगे चल के फर्दर आते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपनी एक इनिशियल वैल्यू अपने अंदाजे के मुताबिक सेट कर देते हैं कि इतनी वैल्यू मुनासिब रहेगी ट्रेनिंग के लिए, ठीक है।
हाँ, एक और चीज़ है कि बैच साइज़, जैसे मैंने बताया था, बैच साइज़ भी हम एक एक्सपेरिमेंट रख रहे होते हैं हमारे पास। ये जो लर्निंग रेट है ये भी एक एक्सपेरिमेंट वाली वैल्यू होती है। ईपॉक्स हम कितने रखना चाह रहे हैं ये भी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो जब भी हम लोग मॉडल ट्रेनिंग का पहला स्टेप लेते हैं या पहला मतलब इनिशियल मॉडल प्रोटोटाइप या कह लें कि फ़र्स्ट उसको ट्रेन करने लगते हैं, हम एक गेस के ऊपर जा रहे होते हैं। उस गेस से फिर हमें आइडिया होता है कि हमने वैल्यूज़ किस तरह आगे पीछे करनी है, और यही चीज़ हम यहाँ पे अभी आपको प्लेग्राउंड में ठीक है जी। ये आप लोगों के सामने मैंने एक स्क्रीन शेयर की है। ये आपके सामने एक टेंसरफ्लो की स्क्रीन शो हो रही है प्लेग्राउंड की। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए मज़ीद जूम इन कर लूँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें हैं। एक प्ले पॉज बटन है, एक रीस्टार्ट बटन है, एक स्टेप वाला बटन है। यहाँ पे आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी ईपॉक। ये थोड़ा सा इसका टेक्स्ट जो है वो बहुत लाइट है, मैं साथ इसलिए बोलता जा रहा हूँ हाईलाइट करके। ईपॉक, लर्निंग रेट, ठीक है। इससे आगे भी काफ़ी सारे हाइपर पैरामीटर्स लिखे हुए, लेकिन अभी हमने वो डिस्कस नहीं किए तो हमें उसकी तरफ नहीं जा रहा। आगे है प्रॉब्लम टाइप, कि आपने क्लासिफिकेशन करनी है या रिग्रेशन करनी है। उसके बाद आपके पास डेटा है। अभी डेटा मैं क्या करता हूँ, सिंपल डेटा रख लेता हूँ क्लासिफिकेशन के लिए, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेटा। मेरे पास फीचर्स नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद आपके पास हिडन लेयर्स आ रही हैं कि कितनी हिडन लेयर्स मैंने न्यूरल नेटवर्क पे रखनी है, और आपके पास आउटपुट आएगी जहाँ पे आपके पास टेस्ट लॉस, ट्रेनिंग लॉस आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने इस डेटा को क्लासिफाई करना है। तो होना क्या चाहिए कि जब मैं इस डेटा को क्लासिफाई करूँ तो इसके बीच में एक लाइन आ जानी चाहिए। मैं ये प्ले के बटन पे जाता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ प्ले, तो ये एक लाइन आ गई। ठीक है, और मैं इसको पॉज कर दिया, ये एक लाइन आ गई। जैसे ही मैंने प्ले का बटन दबाया कुछ चीज़ें हुई हैं। वो ये है कि ये इनपुट एक फीचर था, ये इनपुट गया, इनपुट के तौर पर यहाँ पे हमारी एक लेयर थी हिडन लेयर, उसमें से पास हुआ, सेकंड न्यूरॉन के पास गया और आगे हमारे पास आउटपुट आ गई। और यहाँ पे आपको टेस्ट लॉस और ट्रेनिंग लॉस दोनों नज़र आ रहे हैं, उसका कर्व बन रहा है। अब आप कर्व देख रहे हैं कि ऊपर से शुरू हुआ था, टॉप वैल्यू से स्टार्ट हुआ था और ड्रॉप हो रहा है, नियर लोएस्ट वैल्यू की तरफ को जा रहा है, विच मीन्स यू आर गुड, आपका मॉडल ठीक जा रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन अभी भी एक्चुअली 2 पॉइंट्स के ना इतना अच्छी नहीं मुझे लग रही, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फीचर ऐड कर देता हूँ और मैं दोबारा से अब ट्रेनिंग करता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने ट्रेनिंग की तो ये ईपॉक साथ में कैलकुलेट भी हो रही है कि मैं कितनी दफ़ा एक डेटा को देख रहा है मॉडल आपका। तो अब उसने एक परफेक्ट लाइन ड्रॉ की है दोनों के बीच में, परफेक्ट लाइन जिसने कोई पॉइंट भी गलत प्रेडिक्ट नहीं किया, गलत सेग्रीगेट नहीं किया। ये आपका जिसे कहते हैं ना कि एक अच्छा मॉडल बन गया। क्यों? आपका जो डेटा था वो इतना कॉम्प्लेक्स था ही नहीं, छोटा सा मॉडल है, आपके पास 2 न्यूरॉन्स है। बल्कि मैं क्या करूं, मैं अगर ये वाली हिडन लेयर भी एक कर दूं ना अब और फिर मॉडल चलाऊं, ये देखें सिर्फ 79 इपॉक्स में उसने उसको कर लिया। लेकिन यही मॉडल मैं क्या करता हूँ, डाटा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, मैं इसको चला दूँ, जो मर्जी करते रहे। ये मॉडल इतना पावरफुल है ही नहीं कि ये सेग्रीगेशन कर ले डेटा की। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह ऐड होगी, हिडन लेयर ऐड कर दी, अब चलाया फिर भी नहीं हुआ। मैं लेयर के अंदर न्यूरॉन्स अब ऐड कर रहा हूँ, अब चलाया, अब ये देखें न्यूरॉन्स ने क्या किया, कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे ऐड की कि अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे एक सर्कुलर टाइप या ओवल टाइप पैटर्न चाहिए। और मज़े की बात, आपके पास इनपुट फीचर में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। लेकिन फर्स्ट लेयर में आप आए तो फर्स्ट लेयर के न्यूरॉन्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि मुझे प्रेडिक्शन करने के लिए कुछ डायगोनल फीचर्स चाहिए। आप आउटपुट के अंदर देख रहे हैं कि डायगोनल्स बन रहे हैं, एक ये डायगोनल, एक दूसरा डायगोनल। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर के न्यूरॉन्स ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि डायगोनल्स होने चाहिए। सेकेंड लेयर के न्यूरॉन्स ने डायगोनल से अगले फीचर आइडेंटिफाई किया कि उसमें कर्व होना चाहिए, और उन कर्व्स को मिक्सअप करके वो आउटपुट आपकी जो है वो प्रेडिक्शन दे रहा है। तो ये चीज़ आपके सामने है। हमने आपको ये दिखाना था कि जो चीज़ें अभी हमने आपसे डिस्कस की हैं, नंबर ऑफ इपॉक्स, और इसका लॉस आप देखें, लॉस इसका आया कंटिन्यूसली डाउन है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट से नीचे मज़ीद
लॉस नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो वहाँ पर उस पॉइंट पे जाके आपका जो मॉडल है जिसे कहते हैं कन्वर्ज हो चुका है। अब मज़ीद आपको ट्रेनिंग करने से कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। मैं अब आपकी ना इसकी एक मिसाल देता हूँ। लर्निंग रेट है ना, ये लर्निंग रेट है, 0.03 वैल्यू है इसकी। मैं इसको बहुत छोटा कर देता हूँ, मैंने और कुछ भी नहीं किया, कोई चीज़ नहीं छेड़ी, तमाम लेयर्स उतनी हैं, तमाम न्यूरॉन्स उतने हैं, सिर्फ मैंने लर्निंग रेट कम कर दिया है। और आप देखिएगा क्या होता है। अब ये मॉडल ट्रेन हो रहा है। ईपॉक्स आपकी 500 क्रॉस कर गई हैं और अब भी मॉडल को कोई अता पता नहीं है। उसकी लर्निंग इतनी स्लो हो गई है, वो कैलकुलेशन कर रहा है लेकिन वो इतनी मिनिमम कैलकुलेशन कर रहा है और इतनी मिनिमम लर्निंग उसकी हो रही है कि उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा लर्निंग करने में। और इसको मैं रोक देता हूँ। 2206 ईपॉक्स हो गई हैं लेकिन अभी तक आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न नज़र नहीं आया। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मुनासिब इसको ले आता हूँ 0.001 के ऊपर और अब मैं दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। दोबारा मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। अब आपको नज़र आ रहा है कि मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है और पैटर्न विजिबल होना स्टार्ट हो रहा है और मॉडल की आपकी लर्निंग, मॉडल कन्वर्ज हो रहा है और एट द टाइम एक ये आएगा कि मॉडल की कन्वर्जेंस आपके सामने जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी और ऑलमोस्ट आपका मॉडल जो है वो कन्वर्ज हो रहा है। इसे क्या, ये आपका मॉडल तकरीबन कन्वर्ज हो गया और लॉस देखिए आपका ग्रेजुअली नीचे आया है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया है। लेकिन आपको ईपॉक्स कितनी लगी है, नियर 2000। यहाँ पे लर्निंग रेट आपका मॉडल की ट्रेनिंग को इस तरह से अफेक्ट करता है। एक चीज़ मैंने आपको और दिखानी है कि अगर लर्निंग रेट हम बहुत बड़ा रख दें तो क्या होगा। ये देखें, आप देखने वाली चीज़ क्या है, देखने वाली चीज़ ये है कि आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग लॉस बजाय नीचे जाने के ऊपर एक सर्टेन वैल्यू पे फिक्स हो गया। क्यों? वो ये फिनोमेना हो रहा है कि वो एक पहाड़ी से दूसरी, एक कर्व से दूसरे कर्व पे जाने की कोशिश करता है बट उसका स्टेप इतना बड़ा है कि वो लोएस्ट पॉइंट को छोड़ के आगे चला जाता है, फिर आगे चला जाता है, फिर आगे और वो एक ही पॉइंट पे बार बार वापस जा रहा है क्योंकि बड़ा उसका स्टेप इतना बड़ा है कि वो एक पॉइंट से ना ऊपर जा पाता है ना नीचे जा पाता है, एक ही पॉइंट पे स्टक हो गया है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद कम करता हूँ, फिर चलाता हूँ, अब आप देखें कि मज़ीद स्पाइक्स बन रही हैं, वो फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग हो रही है कर्व के ऊपर। ये आपके सामने ओके, ये देखें, ये जो आपके सामने आउटपुट वाले सेक्शन के पास ये जो ग्राफ के अंदर अब्रप्ट पीक्स आ रही हैं, ये नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ द बैड साइन फॉर यू कि आपका मॉडल किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, पढ़ते रहिएगा।